अच्छी बात कही। मैं आता हूँ आत्मजीत जी आपके पास। इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए। सुनील जी, स्वागत है आपका। आत्मजीत जी, सुजाता जी ने जो बात कही, और मैं खुद भी चिंतित हूँ। सिर्फ 2.5 दिन में 3 हमले हो जाना, और एक हमले और दूसरे हमले में तो मुश्किल से 10-12 घंटे का गैप भी नहीं है, जो सोनितपुरा के बाद यहाँ पे नगांव में हुआ। खासतौर से अंबा गांव जो इसका नाम है, उस नाम है। दर्शन तो करने जा रहे थे, लेकिन जिस ढंग से फिर से गाड़ियों पे हमला किया गया, फिर से जय श्री राम के नारे लगाए गए, उनके हाथ में बीजेपी के झंडे थे, और जैसे उनको एक दुकान में ले जाया गया उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा, वहां पर बहुत मुश्किल से बचाकर उनसे। ये इरादे इनके ठीक नहीं लगते। ऐसा लगता है कि जैसे वो राहुल को बड़ा डैमेज करना चाहते हैं यहाँ पर। और ये बड़ा डैमेज जो है, भारत की राजनीति में भी देखा जाए तो अगर हो गया तो कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। और कौन है ये लोग जो भगवा वस्त्र पहन के और बीजेपी के झंडे लेके और साथ में राम की तस्वीर लेके। राम तो मर्यादित है, राम तो विनम्रता के प्रतीक है, लेकिन ये राम के नाम पर कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कौन ऐसे उग्रवादी तत्व हैं जो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया था, और कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर है कि ये मंदिर में जाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बाधा पड़ेगी। ये तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं इस तानाशाही को। आत्मजीत जी, मैं आपकी पूरे परिदृश्य पर टिप्पणी चाहूंगा। नमस्कार दिनेश बोरा जी, सुनील शुक्ला जी, सुजाता जी। आपने बात की, कबीरदास के दोहे से शुरू करता हूं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। संत कबीरदास ने एक कटाक्ष कसा था उन महंतों पे या उन संतों पे जो राम के नाम पर गरीब लोगों को लूटते हैं, उनको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे जो भी दुख दर्द हैं वो मिट जाएंगे, तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके के जो छलावे वाली चीजें हैं, उसमें भक्ति काल से इन पर जो है हमारे तमाम संतों ने, गुरुओं ने, या जो भी हमारे अवतारित लोग आए जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से धर्म के नाम पर जो है लोगों को बरखलाया जाता है, लोगों को लूटा जाता है, लोगों की आत्मा को जो है वो कवर किया जाता है, और किस तरीके से ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का बाजार है जो धर्म के नाम का इस्तेमाल करता है। और इसी बात का खुलासा शायद राहुल गांधी जो है वो असम में कर रहे थे। अब हम असम की बात करें तो आज भी उनके अभिभाषण में दो चीजों की बात हुई है। एक तो ये कि हेमंत शर्मा बिस्वा जो है वो बहुत ही करप्ट चीफ मिनिस्टर है, असम के हैं। उनके खिलाफ अगर इल्जामों की फेहरिस्त लें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे इल्जाम असम के सीएम पे लगे हैं, जैसे एनएचएसी का स्कैम था, शारदा का स्कैम था, लुई बर्जर स्कैम था, गुवाहाटी का वाटर सप्लाई में उन्होंने $9 लाख एक कंपनी से लिया, उसका स्कैम था। पीपीई किट जब सारा देश कोरोना में जो है वो सफर कर रहा था, उस समय उन्हीं की वाइफ की कंपनी ने पीपीई किट सप्लाई करने में असम गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। लैंड सब्सिडी स्कैम था, एक फ्लाईओवर स्कैम था जिसमें फ्लाईओवर बनने के बाद उसके इनॉग्रेशन के टेंडर दिए जाते हैं और उसमें भारी लूट होती है, और सप्लाई स्कैम। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैम जो है हेमंत शर्मा बिस्वा के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आज आप राम भक्तों की भीड़ देखें तो राम भक्तों में मैं ये नहीं कहता कि राम की भक्ति नहीं करनी चाहिए या राम की भक्ति गलत है, राम की भक्ति करनी चाहिए, पर उन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जो राम के नाम पर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बगल में छुरी है, मुंह में राम है। मैं आपको दिल्ली की खबर बता देता हूं। दिल्ली में आज तक 1984 के बाद हमने कभी भी कोई एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म का वो माहौल नहीं देखा, पर पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि भगवा जो इनका ध्वज है उसको जो है, जो वहां पे रेड लाइट एरियाज में जो रेड लाइट पे भिखारी होते हैं या जो लोग वहां पे सामान बेचते हैं, उनके हाथों में वो भगवा झंडा दे दिया गया है और उनको बेचा जा रहा है, और ऑटो वाला और रिक्शा वालों को पैसा देके उस झंडे को लगाया जा रहा है। और कई गाड़ियां मैंने देखी जो दिल्ली की नहीं है, दूर दराज फरीदाबाद या हरियाणा से या नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नंबर की गाड़ियां हैं। वो हूटर बजाते हुए जय श्री राम की उद्घोषणा कर रही हैं, बहुत तेज तेज उनमें भजन कीर्तन लगे होते हैं और सामने झंडा लगा होता है जिसको पुलिस भी नहीं रोकती।
क्योंकि हूटर बजाना जो है प्राइवेट गाड़ियों पे अपराध है। तो ये आपराधिक गतिविधियां करते हुए, ट्रैफिक वायलेशन करते हुए बिल्कुल विपरीत दशा में जान माल का नुकसान करने योग्य हैं, पर वो कर रहे हैं, पर उनको कोई रोक नहीं रहा है। तो ये किस तरीके का जो है फेक नेशनलिज्म प्रमोट किया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर। और दूसरी बात जो आपको मैं कहूंगा कि जो वहां गैस लिस्ट भी है, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो आईबीसी में अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं, जो हमारे बैंकों का, हमारे सेविंग्स का, हमारे टैक्स का पैसा खा चुके हैं, 40-40, 50-50 हजार करोड़ रुपए के गबन कर चुके हैं। मैं चिन्हित करूंगा ऐसे अनिल अंबानी को, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो कई लोग जो सरकार से जुड़े हैं और सरकारी तंत्र का फायदा उठाकर अपने उनके ऊपर कोई आंच ना आए या उनके ऊपर कोई जो है वो उनका कार्रवाई ना हो, और कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिल जाता है, और अपना सरकार की काफी जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो आईबीसी हो, तो इन लोगों से रिलीफ पाने के बाद वो जिस तरीके से लाइन लगा के कतारों में राम मंदिर के दर्शन करने या राम के प्राण प्रतिष्ठान करने आज वहां 22 जनवरी को पहुंचे हैं, तो ये साफ दिखाई देता है कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से राजनीतिक है। ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे आप धर्म को जो है आस्था से जोड़ें। ये सीधा सीधा धर्म को राजनीति से जोड़ता है, ये टोटल पॉलिटिकल है। और इस बात को सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये तमाम देश के जो बुद्धिजीवी सिविल सोसाइटी के लोग हैं और पार्टियां हैं, सोशलिस्ट समाज के लोग हैं, हम जैसे लोग जो किसान और मजदूर संगठनों से संबंधित हैं, हम सब ने इस पे कल भी हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, और यही फैसला हुआ कि इन चीजों से, इस धार्मिक उन्माद से, इस पोलराइजेशन से और सांप्रदायिकता से हम लोगों को बचना है, और हम लोगों को बिल्कुल इनके नरेशन में नहीं जाना है। क्योंकि अगर देखा जाए, आज 22 जनवरी है, चलिए प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, आपने स्टॉक मार्केट बंद कर दी, आपने सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं होने दे रहे हैं, आपने सारे देश की सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स बंद कर दी। यहाँ तक कल तक खबर थी कि एम्स का ओपीडी भी 2:30 बजे तक बंद रहेगा, पर कुछ विरोध के चलते और कुछ लोगों ने जब उसको कहा कि एक महीने में अपॉइंटमेंट मिलती है, आप कैसे एम्स का ओपीडी बंद कर सकते हैं, और तमाम जनरल हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कहा गया कि 2:30 बजे तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, काम नहीं होगा, इसलिए ओपीडी वाले पेशेंट ना आए। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक ताने बाने को, और देश के जो हमारा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैसे ही चरमराया हुआ है और उसमें लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, उसको आपने बंद कर दिया, आपने स्कूल बंद कर दिए। आपके लिए पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने लोग जो अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से आज मर सकते हैं, या कितने लोग जिनको इलाज की जरूरत है और उनको इलाज टाइम पे ना मिलेगा, दवा टाइम पे नहीं मिलेगा, तो उनका नुकसान हो सकता है। इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये बात क्लियर है कि ये सरकार सोशल वेलफेयर कार्यक्रमों में फेल है। ये सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोचती है। ये सरकार वीआईपी की सरकार है। ये सरकार उन लोगों की सरकार है जो प्राइवेट प्लेन्स लेके आज अयोध्या में लैंड कर रहे हैं, कि जैसे कि इससे बड़ा इवेंट जो है इस दुनिया में होने वाला नहीं है। तो ये सब जो कॉर्पोरेट्स का पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल ताना बाना है, उस पर जो कब्जा हो चुका है, ये और कुछ नहीं, मुसोलिनी की लैंग्वेज में अगर इसका व्याख्या करें तो ये फासिज्म है। और ये फासिज्म जो है अब हमारे संसद में, हमारे संविधान में, हमारी कोर्ट्स में, हमारे मीडिया में और हमारी विधायिका में, ये सब जगह घुस गया है। और इस फासिज्म का राक्षस जो है, ये घुसना तो आसान है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, और इसमें मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी असम में यात्रा निकाली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अब जो है बीजेपी को टिकने नहीं देगी और इस आने वाले जनरल इलेक्शन में हराएगी, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अपनी गठबंधन की मर्यादा रख के इंडिया अलायंस का जिक्र कर देती, और या इंडिया अलायंस के दो लोगों को, अब असम में आप जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, वो भी स्टेक रखती हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो किसी ना किसी तरीके से अगर टीएमसी का कोई नुमाइंदा वहां पहुंचता, या आज सपा में अखिलेश यादव ने भी जो राम मंदिर का जो जिस तरीके का सेरेमनी हो रही है, उसका जो है उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, तो अगर
कुछ नुमाइंदे इंडिया अलायंस के उनके साथ होते तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस मजबूत नजर आती, कांग्रेस मजबूत नजर आती, पर अकेले लड़ाई कांग्रेस लड़ नहीं सकती। तो मेरा पॉल जी के अपना सुजाता पॉल जी के थ्रू यही कहना है कि आप अपनी कांग्रेस पार्टी में भी मंथन करिए कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, चाहे वो जयराम रमेश हैं या और लोग हैं, वो ये जो गठबंधन आपने बनाया है वो गठबंधन इलेक्शन आते आते टूटे ना, तो उन लोगों को भी साथ लेके चलिए ताकि ये एक लड़ाई जो है वो सबकी साझा लड़ाई दिखे। वो अकेली कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, वो देश के हर उस नागरिक की लड़ाई है जो सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, जो देश की कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे में बिलीव करता है। तो इसलिए सबको साथ लेके चलने से ही इस फासिज्म के राक्षस को आप हरा सकेंगे। नहीं तो अकेले चलने का जो है उसमें तो फिर आगे चल के लोकसभा इलेक्शन के आते आते दिक्कतें ही आएंगी। जी अजय वोरा, दिनेश वोरा जी।